इकरा इकबाल। बात अगर अवाम की हो तो दिल को लगती है, और ख़ास तौर पे आज के पाकिस्तान में जब ऐसा लगता है कि अवाम के पास, लोगों के पास अपना हक एहतजाज शायद सल्ब किया जा रहा है। हुक्मरान समझते हैं कि उनके लिए कुछ फैसला लिया जाए तो ये फैसला चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है और जमहूरियत का हुस्न यही है कि लोगों के पास हक एहतजाज भी हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए राइट फोरम्स भी मौजूद हों। जब अवाम की बात की जाती है, हमारे आज के गेस्ट ऑफकोर्स अवाम के दिलों में घर किए हुए हैं, उनकी बात अवाम तक पहुंचती है, उन्हीं की तर्जुमानी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा अवामी मुस्लिम लीग जनाब शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है कि हम आपके पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन बात वहीं से शुरू करते हैं कि PIA के जो फ्लाइट ऑपरेशंस इस वक्त रुके हुए हैं, हम ही नहीं बहुत सारे लोगों के जो सफ़र है, मुसाफिर हैं, वो परेशान हैं। आज प्रोटेस्ट भी हो रही है। प्रोटेस्ट कल एक बहुत ही मेरे ख्याल में ज़्यादा कठिन हो गई थी, खूनी भी हो गई थी। क्या आपका तज्जिया है, ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है? बुनियादी तौर पर मिस हैंडलिंग है जी। और ये एयरलाइन 19 करोड़ लोगों की एयरलाइन है, फ्लैग एयरलाइन है। माना इसमें ओवर क्राउडेड है, उसमें ज्यादा लोग होंगे, और ये ओवर क्राउडेड सिर्फ पीपल्स पार्टी ने की, नवाज शरीफ साहब ने भी की है जी। और इसकी सजा पूरी एयरलाइन को दी जाए। और ये कहा जा रहा है कि हमने पायलट का बंदोबस्त कर लिया है, हमने हमले का बंदोबस्त कर लिया है, और बड़े अफसोस के साथ कल जनाब नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि 1 साल कैद होगी और सर्विसेज से निकाल दिए जाओगे। नौकरियां सिर्फ आपके खानदानों के लिए हैं, इनकम सारी आपके लिए है। गरीब के पास जो नौकरी है वो भी छीन लो जी। और अगर कोई अकल कांदा ये समझ रहा है कि ये मुर्दा अपोजिशन जो है ये लोगों को सड़कों पे नहीं ला सकती, तो मैं ईमान और यकीन की हद तक कह सकता हूं कि आपकी बेवकूफियां लोगों को सड़कों पे जरूर ला सकती हैं। और बुनियाद डाली है इस खून ने, जो PIA के मजदूरों का, और उनकी मैंने तस्वीर देखी है, कितने नूरानी चेहरा था उस शख्स का। और ये जो खून गिरा है, ये जो पहियों पे लगा है, ये जो लोग जहां भाग हुए हैं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहता हूं अब आपको कोई गाहक भी नहीं मिलेगा ये 26% खरीदने का। वो जो PTCL बिची थी वो भी भाग गए थे उस वक्त। जी। शेख साहब, लोग कह रहे हैं कि मईशत पे सियासत की जा रही है। ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जो लोग जिनका जरिया माश खत्म हो रहा है PIA की प्राइवेटाइजेशन से, वो तो खाइफ होंगे ही, लेकिन जो ये मुखालफिन सियासी जमातें हैं, ये क्या कर रही हैं? क्या ये मईशत पे सियासत कर रही हैं? देखें, लाशों पे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। दुनिया में मईशत का नाम ही सियासत है। अगर आप 6000 अरब रुपए से मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर से आपका और पीपल्स पार्टी का दौर 22,000 अरब रुपए पे कौम को मफलूज कर दें, और जो चोर लुटेरे डाकू हैं उनके इनकम टैक्स की तो प्रीवील दे दें, उनको कुशन दे दें, और जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं उनके लिए रायत ना हो। आप मुझे बताएं तो सही ना, आप कह रहे हैं माइशत पे सियासत नहीं हो सकती। बिजली है जो रोजगार दें, पानी है, गैस है, कहां गई आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की, कहां गया आपका? आप कह रहे हैं 5 रुपए आलू है, 5 रुपए के साथ तो वटे पत्थर नहीं मिलते। अगर वाकई नवाज शरीफ साहब 5 रुपए किलो आलू है तो मर गया किसान। शेख साहब, अगर 5 रुपए किलो आलू है तो पत्थर जो है वो जनाब अली 5 रुपए किलो से महंगे मिलते हैं। क्या कहेंगे कि मईशत पे सियासत का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आपके सामने है कि कल मेरे ख्याल में बहुत सारे चैनल्स ने दोबारा दिखाया कि साल 2012 में जब नवाज शरीफ साहब से, जब वो हुकूमत में नहीं थे, ऑपोजिशन में थे, यही PIA का जिक्र किया गया, तो उन्होंने कहा जी रूजवेल्ट होटल को बेचिए, उससे आने वाले पैसे से नए जहाज खरीदिए, इसको पूरा रिवैम्प कीजिए, इसको प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है। आज हुकूमत में आने के बाद आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि उनकी पॉलिसी, उनका देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया? एक्चुअली IMF के ये ब्लू आइड है, अपनी इनकी पॉलिसी कोई नहीं है, और बड़े फख्र से कहते हैं कि हम राइट पाथ में हैं, हमने रेवेन्यू इतना बढ़ा लिया है, हमने रिजर्व हमारे फॉरेन अफेयर के इतने, वो कहां से आए हैं? ये कोई फॉरेन अर्निंग है आपकी? कोई टैक्स आपने किया है? और रोजोवेल्ट होटल और वो पेरिस वाला होटल, वो सारे मैंने देखे हुए हैं, ठिका भी नहीं मिलना उनके, पता नहीं कितने पार्टनर हैं और मफलूज हैं वहां। इक्वल पे माइनस पे बैंकिंग से पैसे मिल रहे हैं आजकल। ब्रिटिश में 1% और 2% पे मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान है जहां तबाह हाल इंडस्ट्री में, जहां मईशत की तबाही के बावजूद अभी बैंकों को टंका लगा, ये 0.6% का लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं, और लोगों ने अपने बैंक बना लिए हैं। कपड़े वालों का अपना बैंक है, लोहे वालों का अपना बैंक है, कालीन वालों का अपना बैंक है।
बैंक से मुराद है शाम को वो पेमेंटें भेज देते हैं। शेख साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे कि चलें ये तो हुकूमती पॉलिसी है, हो सकता है उसमें रद्दोबदल की हो जब बागडोर संभाली है, मुल्क की फर्क हो। इमरान खान साहब, आप क्योंकि उनके धरने में, उनके एहतजाज में उनके साथ शामिल थे, कंटेनर के ऊपर से उन्होंने OGDCL की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा ये तो मुनाफा बख्श इदारा है, अगर आपने करना है प्राइवेटाइज तो जो नुकसान दे रहा है जैसे PIA है, पाकिस्तान स्टील्स, उसको कीजिए। आज PTI भी सबसे आगे खड़ी है एहतजाज करने में और कहने के लिए कि नहीं जी PIA प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। उनका भी चेंज ऑफ हार्ट्स हो गया। देखें, ऑफ कोर्स सियासी पार्टियां जो हैं वो आवाम की राय अमा के साथ चलती हैं और बदलती रहती हैं, और मैं इमरान खान का ना सिर्फ दोस्त हूं बल्कि उनका इत्तेहादी हूं, लेकिन बेहतर है वो हर रोज चैनल पे उनका एक आदमी मौजूद होता है। अगर मैं तहरीक इंसाफ की सफाई देता रहूंगा तो फिर मेरे इंटरव्यू का मकसद तो दफन हो जाएगा। सो मैं ये समझता हूं कि पार्टियों में लोगों की सोचें और लोगों के इरादे, खुद पार्टियों की हमदर्दियां बदलती रहती हैं। कायदे आजम एक जमाने में कांग्रेस में था, फिर उसने खुद मुस्लिम लीग बनाई। और यही जो है नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक के ब्लू आइट थे और ज़िया-उल हक की शनाख्त थे और ज़िया-उल हक की जेब की घड़ी थे और फौज की हाथ की छड़ी थे, और यही एक अताब के नजर आए मुशर्रफ के दौर में। आज फिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ के एक मैसेज दिया है कि हम अस्करी और सियासी इदारे एक हैं, क्योंकि ड्राइविंग सीट का मसला ये है कि इस मुल्क में 2.5 साल की अनाड़ी ड्राइविंग से कोई कॉमन आदमी को रियायत नहीं मिली। अगर मिली है तो बताएं। शेख साहब, क्या कहेंगे? अभी आपने इशारा दिया कि आप इमरान खान के इत्तेहादी तो हैं, अब उन्होंने 6 फरवरी को दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल दी है, कहते हैं ये प्रोटेस्ट धरने में भी बदल सकता है और D चौक तक भी पहुंच सकता है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ये धरने की तरफ जा रहे हैं और क्या आप उनका साथ देंगे? मैं उनका साथ दूंगा। अभी मेरे से उनकी बात तो नहीं हुई जी। और अगर वो D चौक में, मैं तो ये समझता हूँ कि लोग सड़कों पे आए, अपना हक मांगे। बाज ऐसे लोग हैं जो इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं। लोगों में अल्लाह के दिए हुए, जब अल्लाह की नजर होगी, लोग अपने हक के लिए निकलेंगे तो हालात बदलेंगे। वरना तो इन बल्दिये के इलेक्शनों में साबित हुआ जो जितना बड़ा जवारी है वो उतना बड़ा मकबूल आदमी है। जितने पैसे लगाए हैं 70, मैं सारे लोगों की बात नहीं करता, मैं अपने शहर की बात करता हूं। तो जितना बड़ा मंशियात फरोश है, जो जितना बड़ा जवारी है, जो जितना बड़ा पर्ची जुआ करता है, जिनकी बुकें हैं, उन्होंने वार्डों पे कब्जा कर लिया। फिर तो यहां जिनके पास की कमाई नहीं है उनकी सियासत तो खत्म हो गई। सर मुझे बताइए, इस वक्त की सियासी सूरत हाल आपको लगता है कि किस तरफ मुल्क बढ़ रहा है? खास तौर पे PMLN में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद आपस में फूट बढ़ गई है, क्योंकि कल हमने देखा साहिवाल में जब बात हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली नेपरा को कहा कि अगर वो अपनी कारकर्दगी पे नजर डालेंगे तो उनको बड़ी शर्मिंदगी होगी। आसिफ साहब भी स्टेज पे मौजूद थे। आप समझते हैं PMLN में आपस में कुछ इख्तिलाफात इस वक्त जन्म ले रहे हैं? मैंने एक बात कही थी जो कि बड़ी बुरी तरीके से पिटी कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। जब कसाई भाग गए और बकरा लेट गया तो मैं जबरदस्ती उनको कहता नहीं इसको ज़बह करो, और जिन्होंने बकरों पे शर्तें लगाई हुई थी उनको पता था। और जहां तक मेरी प्रिडिक्शन की बात है, मैं दयानतदारी से समझता हूं कि इस मुल्क की तबाही का मुजिब यह है कि ना सरकार अहलकार है, ना सरकार में अहलियत है, ना अपोजिशन में अहलियत है। सब एक दूसरे के चोरी के माल को बचाने के लिए आवाम को इस्तेमाल करते हैं, माइनस इमरान खान के। इमरान खान एक आदमी है जिसका कम से कम हाथ साफ है और शफाफ है। आप समझते हैं कि जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी की शायद कमी है, अपोजिशन में भी, हुकूमत में भी, तो फिर पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े मसाइल, खासतौर पे दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, इनका हल हम कैसे तलाश कर पाएंगे शेख साहब? कौम देखें, इनकी कैपेसिटी क्या है? जो 6 महीने में नवाज शरीफ 8 दफा लंदन सोए रहते हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है कि ये दीवारें बड़ी कर रहे हैं स्कूलों की। वो हालांकि दहशतगर्दों की जितनी फुटेज आई है परेड लेन से लेके 4 सदा तक, वो सीढ़ियां साथ लेके आती हैं और 21 बांसों वाली सीढ़ी लाते हैं कि जो बड़ी से बड़ी दीवार भी फलांग ली जाए जी। वो 12 सीढ़ियों वाली, 12 क्लिपों वाली भी सीढ़ी नहीं ला रहे। आप देखें कि इनके अकल पे मातम करने को दिल करता है। और अगर पैमरा या नेपरा या फलाना ये सब इनके ब्लू आइड लोग हैं। क्या हुआ PIA में? ये शुजात अजीम, ये एक इतने गंदे केस में इसका कोर्ट मार्शल हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसके एक भाई को भेज दिया उधर, एम्बेसडर, जो करप्शन में मुलव्वस था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, लंदन में जब वो प्रेस काउंसलर था। ओ बाबा, क्या आप कर रहे हैं? हर उस आदमी को लगा रहे हैं जो सिर्फ आपका मरासी, जो आपकी शान में कसीदे गाता है, और हर उस आदमी को छुट्टी करा रहे हैं जिसमें काबिलियत है। मुल्क गड़े में जा रहा है। मैं तो समझता हूं सियासत का वक्त खत्म हो रहा है। मैं इस सोच में आ गया हूं कि इसकी मुल्क की तबाही में हम डेली वेजेस पे मैं प्रोग्राम कर देता हूं, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, और मसले कहां है जी कौम के? भाई जो हम अवाम में बैठे हैं, हम तो इतने सख्त खुद तंग हैं। आप यकीन करें, हम इतने सख्त तंग हैं, जो आदमी दवाई लेने आता कहता है जी 500 रुपया कट गया,
4 बिल उठा के लोग आ जाते हैं जी बिजली कट जाएगी जी छोटे। हम जो आवाम की सियासत करते हैं, हमारे लिए तो सियासत हमाम बन गई है और इनके लिए चकुजियां हैं। तरजीहात आपको क्या नजर आ रही हैं इस हुकूमत की तरजीहात में? उन्होंने तो जी इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की बात की थी। कोई आपको मौसर कदम नजर आ रहा है जिससे आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में से एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा? बात दूर चली जाएगी। एक्सट्रीमिज्म ये बहुत दूर तक चला गया और इतनी दूर तक चला गया कि इनके हमदर्द भी हैं मुल्क के अंदर अब। क्योंकि जो जंग शुरू हुई है, और ये हमारे लोग कहते हैं कोई दाइश का वजूद नहीं है। जब 2 मंडी बाउद्दीन में और गुजरात में डेड बॉडी आई थी तो मैंने कौमी असेंबली में कहा था मेरा स्पीकर बंद रखो पर इन डेड बॉडीज की तरफ नजर रखो। देखो सारा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया, सारा इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ट्यूनिस तबाह हो गया। और क्यों? उस मुल्क की फौज को तबाह किया गया जी। फौज की सियासत और हुक्मरान की बददियानती को इकट्ठा कर दिया गया। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी फौज पे ये लेबल नहीं लगा। ये अल्लाह का एहसान है कि वो अपनी ड्यूटी दे रही है और पिछले 12-13 साल से आग और खून के इस दरिया में वो मुकाबला कर रही है। जब वो मुकाबला कर रही है तो लोगों को हौसला होता है। इन सियासतदानों को कौन देख रहा है जी? शेख साहब, लेकिन इस वक्त इन सियासतदानों की कौन देख रहा है सिवाय इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि शायद अंदर और बाहर से साजिश तो हो रही है। कल के ही वाकये के बाद इस बात को बहुत उभारा गया कि रेंजर्स वहां पे मौजूद थी, गोली किसने चलाई, फिर उनको बाकायदा इसके हवाले से जस्टिफिकेशन देना पड़ी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आने के बाद आपसे इसके हवाले से तज्जिया लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट, एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन विद शेख रशीद साहब। शेख साहब, यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे आपने खुद कहा कि इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसलिए तबाह हुए क्योंकि उनकी आर्मी को, उनकी मिलिट्री फोर्स को खत्म कर दिया गया। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पाक अफवाज बहुत ज्यादा थिन स्प्रेड हुई हुई हैं, वजीरिस्तान, बलोचिस्तान, कराची, इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए आप समझते हैं कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान पे? देखें, कल के वाकये को मैं इस तरह देख रहा हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर था। 6 नवंबर 1968 को अयूब खान के खिलाफ हम निकले और जुल्फकार अली भुट्टो ने, आई वाज द प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जी। हम बिल्कुल नॉर्मल थे। ऑल ऑफ सडन किसी ने गोली चलाई, पुलिस ने, सरदार वकील साहब बाद में आए और हमीद वहां शहीद हो गया लड़का, 2 जख्मी हो गए। दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय एक्टिव पॉलिटिक्स। और मैं वो डेड बॉडी लेके जुल्फकार अली भुट्टो के पास गया। अभी उसको मैं तलाकांग पिंडी घेब में दफना के ही आया था। तो सुबह हम उसके सोयम की लाल हवेली के पीछे हम उस वक्त रहते थे, लाल हवेली नहीं थी। तो जब हमने सोयम की तैयारी व्यारी की तो चौक में लड़के भेजे, 2 कमेटी चौक में, उसका नाम बाद में हमने शहीद, वहां 2 बंदे किसी और ने फिर फड़का दिए। तो हम 2 बंदे वो लेके आए अपने महल्ले में, घरों में, 2 शुहदा यंग लड़कों का ब्लड, और फिर कौम बाहर निकल आई जी। और अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम ताकत से कुचल देंगे, वो बहुत बेवकूफ होते हैं जो ताकत से कुचलते हैं। और नवाज शरीफ की बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि 126 दिन उसने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और थका दिया हमें। और अगर वो कोई ये समझ रहे हैं कि बहुत ताकतवर हो गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो फिर आजमा के देख लें। पाकिस्तान की फौज कभी अवाम पे गोली नहीं चला सकती, ये याद रखना। मुलव्वस किस लिए किया जा रहा है? आप समझते हैं कि नोटिस कर रहे हैं, यानी पाक अफवाज इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? इतनी कुर्बानियां दी जा रही हैं, चीजों को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। अगर ये साजिश हो रही है तो ये साजिश कहां से हो रही है? देखें, साजिशी भी बड़ा स्मार्ट होता है। आप ये मत समझें कि जेब तराश एक नॉर्मल आदमी होता है। ये मत समझें कि क्रिमिनल में, क्योंकि वो कोलंबिया और हार्वर्ड, आप सिर्फ कमीशन खा सकते हैं, एसेक्स वाले और कोलंबिया वाले और हार्वर्ड वाले, ये ऊपर ऊपर की मलाई खा सकते हैं। ये जो क्रिमिनल माइंडेड मास्टर माइंड होते हैं, उनकी स्मार्टनेस का कोई मुकाबला नहीं होता। और वो अपना काम आने पे काम दिखाते हैं। देखें ना, ऐसा काम किया कि आज उज़ैर बलोच ठप हो गया और PIA अरूज पे आ गई। वैसे 2 दिन में इसमें जाहिर है साहब, कल ये बात हमने अपने प्रोग्राम में उठाई थी कि ऐसा लगता था कि पीर की रात तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारे कड़े सवालों का जवाब देना है। क्या वो उज़ैर बलोच को सपोर्ट करते हैं, उसको अपना मानते हैं, उससे अलहदगी चाहते हैं, किस तरह इसको हैंडल करेंगे? लेकिन अब अचानक से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फिर एक बार्गेनिंग चिप आ गई है। आप क्या कहेंगे? सर जी, ये सब ड्रामा है। वहां से खड़ा होता है, वेव करता है, हजारों लोग होते हैं, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आपको तो कोई DCO दावत देने के लिए तैयार नहीं है, PCO दावत देने के, कोई DS। देखें, आपने जो शमशमा लगाया वो खत्म हो चुका है। आप करप्शन के वो बाबा आदम है कि आपने करप्शन के जो मीनार तमीर किए हैं, उससे आप जान छुड़ा लें तो बड़ी बात है। और मुझे शक पड़ता है कि आप छुड़ा लेंगे। जिस तरह आसम का केस आपने खराब कर दिया है और ऐसे दिखाई दे रहा है कि शायद उसकी अब बेल हो जाए, इसी तरह उज़ैर बलोच के केस को आप खराब करेंगे, क्योंकि आप मेंटली तौर पर इस काम के माहिर हैं
और हम सादा लोग हैं, हमें गोली बेच रहे हैं, ओबामा की दावत पे चला गया जी आसिफ जरदारी, बिलावल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी तो तकरीबन दिसंबर 2014 में हुई थी। आज इसको सामने लाना, इसके इंकिशाफात को, जो इसका इकबाल जुर्म है, आपको ये टाइमिंग थोड़ी बहुत सारे लोग इस पर अपना तज्जिया दे रहे हैं, आपका क्या तज्जिया है? मैं तो क्रिमिनल, मेरी स्टडी नहीं है जी, मैं तो साफ सा आदमी हूँ। लोग यहाँ 2-2, 4-4, 5-5 साल तक रखते हैं हाइड आउट में। अभी शेख मोहम्मद अली आ जाएगा कराची में और वो बम फोड़ेगा, फिर 4 टांगों वाला पटाखा हाजी हारून फोड़ेगा। मैं क्रिमिनल, मैंने क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ी हुई जी, सो उनको पढ़ेंगे जो रूल्स एंड प्रोसीजर, CPRC क्या कहते हैं उसको, कि उस क्रिमिनल लॉ में ये हाइड आउट में रखना क्या है और नहीं रखना क्या है। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस। और ये भी तो आप देखें ना, जिनको भेजना होता है, टपी शबी को उन्होंने भेज दिया, देखो उन्होंने छोड़ा तो अभी अदारों ने तो किसी को नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन ये वापस आएंगे जो मुल्क से बाहर है। को पकड़ा है शेख साहब, जो मुल्क से बाहर है वो वापस आएंगे। मुल्कों में वापस लाना कोई मुश्किल नहीं है, हर आदमी दूसरे मुल्क में फंस गया, हर आदमी दूसरे मुल्क में फंस गया। एक वक्त कहा करते थे दुबई बड़ा जन्नत है, कश्मीर बड़ा जन्नत है, सादकाबाद बड़ी जन्नत है, खत्म हो गया जी। खार बड़ा जन्नत है और खुशदार बड़ा जन्नत है और लोरलाई बड़ा जन्नत है और ज़ियारत। अब बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है जी, जो फोन आप करते हैं वो बेशक नंबर जितने मर्जी बदल रहे हैं, अब वॉइस डिटेक्टिव आ गए हैं, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है और आप पकड़े जाए ना जाए ये पता होता है कि आप कहाँ हैं। शेख साहब, पठानकोट के वाकये के बाद, सानिया के बाद, भारत ने कुछ अपनी तरफ से एविडेंसेस प्रोवाइड किए पाकिस्तान को। जो यहाँ पे कार्रवाई हुई वो हम सबके सामने, लोगों ने इसको भी कई तरीकों से देखा। लोगों ने कहा कि जी बहुत बड़ी मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट है, पहली दफा भारत ने कुछ शवाहिद दिए, हमने उस पर एक्शन किया। क्या ये ऑलरेडी हमारे नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए ऐसी कार्रवाइयाँ? गुजारिश ये है कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाइए आपने, वो आ जाए, रिपोर्ट दे, अगर कोई मुजरम है तो आप उनको जरूर ट्रायल करें। मैं ये नहीं कहता, बाज टीवी चैनल कहते हैं कि मैं कुछ और बात कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कभी नहीं कहता ऐसी बात। पाकिस्तान की सरजमीन से किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, खा वो कोई भी मुल्क क्यों ना हो। लेकिन भले ये तो देखो कि भाई इन लोगों की वहां जाके देखो कि पहले दिन एक टैक्सी ड्राइवर कहता है कि 4 बंदे फौजी वर्दी में मुझे ले गए और मैंने गाड़ी मार के, ये 2 दिन पहले की बात करते हैं। एक दिन बाद फिर वो कहते हैं कि गुरदासपुर SP कहता है जी ये 6 बंदे थे जी। अगले दिन सारा अलर्ट होता है, सारा पठानकोट अलर्ट है, NDTV और दूसरे टीवी बता रहे हैं जी कि हमारी दुकानें बंद करा देगी, हमारा सब कच गए। और जब वो 4 आदमी मर जाते हैं उसके बाद 54 धमाके होते हैं वहां पे। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है। और उनके जितने किशन हैं और जितनी उनकी बारकें और जमीन बोस हुई, किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा जी कि खतरा था कि यहाँ दहशतगर्द घुसे हुए। और उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी, मेरा ख्याल है उनके डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरह बयान देना जरूरी समझते हैं और बगैर सोचे समझे देते हैं। उन्होंने कहा जी इसी साल पता लग जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन आप नहीं समझते शेख साहब के बहुत ज्यादा हाइप दी गई लोकली भी, और इस बात को बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी माना जा रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, यानी खास तौर पे जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं या स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। इसको हमने अपनी बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी गर्दाना। आप क्या कहेंगे? देखें, हिंदुस्तान की तरक्की की जमानत हम हैं। हिंदुस्तान की सुपर पावर बनने में, उसके इमेज बिल्डअप में, वहां सरमायाकारी में, जब तक वो हमसे टकराव करेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। उसने वाघा के रास्ते काबुल जाना है, उसने UN का मुस्तकिल मेंबर बनना है, उसने बंदर अब्बास तक जाना है, उसके और कई एम्बिशियस है। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान उससे हाथ पंजा हो और उसकी फ्रेंडली माहौल हो। और जिस तरह उसने उजागर करने की कोशिश की, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की कामयाबी तो भुट्टो और सोरेन सिंह के दरमियान से लगी आ रही है जी। पाकिस्तान की कामयाबी तो वाजपेयी और नवाज शरीफ के साथ बाद में क्या हुआ, मुशर्रफ और वाजपेयी का क्या हुआ। शेख साहब, ये तो सिफारती कामयाबी है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या जब इंडिया अपने अहदाफ को पूरा करेगा, इससे पाकिस्तान कोई खतरा है? खास तौर पे इस वक्त की जो सूरत हाल हम देखते हैं कि उन्होंने कहा जी हम वहां पे चोट पहुंचाएंगे जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो। और फिर हमने पे दर पे देखा, क्वेटा में भी अटैक्स होते हैं, पेशावर में भी अटैक्स होते हैं, बाचा खान पे भी होते हैं। बेशक कोई शवाहिद डायरेक्टली इशारा ना करते हो, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि शायद इसमें भारतीय हाथ मुलव्विस है? इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और जो काबुल के कौंसलेट हैं वहाँ से न सिर्फ लॉन्च होता है, वहाँ पेमेंटें की जाती हैं। एक दावा के बहुत बड़े आदमी थे खालिद बशीर साहब, उनको 77 लाख रुपया लोगों ने पेमेंट लेके इंडियन कौंसलेट से काबुल में मारा कामों की नहर में फेंका। वो लश्कर तैयबा के बड़े दावा वालों के बड़े अहम आदमी थे। इसी तरह एक और आदमी राह ने मारा यहाँ पे। सो अनडिक्लेयर वॉर जारी है। खुद अजीत कहता है कि मैं दाता दरबार जाता था तो वहाँ आगे एक इंडियन जासूस बैठा हुआ था
और जब वो मोदी साहब आते हैं और अजीत साहब मौजूद होते हैं, सारे मौजूद होते हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं होता। सो कौम को बड़ी बदनसीबी ये है कि ना हुकूमत पे यकीन और उन पे एतमाद है, ना अपोजिशन का कोई रोल देख रही है कौम, इसलिए कौम बन नहीं पा रही। ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है जिसमें आपका तज्जिया ये कहता है कि हम एक तरफ एक साथ इंटीग्रेटेड नहीं खड़े हैं इस वक्त, इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खास तौर पे इन मसाइल का हवाला तो हर कोई देता है, इन मसाइल का हल हम किस तरह तलाश करें अगर वाकई हमारे ज़मीनी हकायक ये हैं कि हमारे पास कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा फुकदान मौजूद है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट एंड इट्स एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, चार्ल्स डिकेंस ने कहा था कि इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। कल उसकी एक अजीब सी इंटरप्रिटेशन हमने देखी कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन हमें दिखा रही थी कि एक तरफ कराची में जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे उन पर डंडे, लाठियां, गोलियां चल रही थी, और दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि मुल्क तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। आपने ये दोनों हकीकतों को कैसे देखा? हर आदमी के देखने की अपनी नजर होती है जी, और मैंने कभी किसी हुक्मरान को जाने से पहले ये नहीं कहा, और नवाज शरीफ साहब की तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा जी, फिर डिक्टेशन भी ले लेते हैं। एक बिजनेसमैन, बिजनेस ओरिएंटेड जो प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिशियन होता है, उसमें बड़ी गुंजाइश होती है, वो नफा और नुकसान के सारे मामलात से वाकिफ होता है, और इस दफा का वक्त उन्होंने बेहतर तरीके से गुजारा है जी। और इस दफा उन्होंने ये साबित किया है कि वो पिछली गलतियां नहीं करने जा रहे, लेकिन कल से उन्होंने फिर शुरू की हैं। मैं समझता हूं ये किसी बंदे को ये धमकी देनी कि तुझे 1 साल बंद हो जाना पड़ जाएगा और तू नौकरी से चला जाएगा, उसने किया क्या है? वो अपनी नौकरी की, अपने मामलात की, आपकी मीटिंग की, और आपके मामलात में चाहता है कि उनके उसको श्योरिटी मिले। आप जिस मर्जी को चाहे PIA में अपॉइंट कर दें, शुजात अजीम से लेके, और आज पकड़े ना नासिर साहब इस्तीफा दे गए, किधर है आपके विजिलेंस वाले PIA में? किधर है शुजात अजीम? ये इस पे थोड़ा तबसरा कीजिएगा कि ये जो पूरा धरने की सिचुएशन थी उसके बाद लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी नीचे गई है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद बहुत सारी और जमातों के बारे में भी बात की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे की तरफ गया है। आज यानी 2016 में आप क्या समझते हैं कि PMLN जो मौजूदा दौर हुकूमत जिनका है, हुकूमत की बागडोर संभाली हुई है, इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे है इस वक्त? देखें, लोग धरने को ब्लेम देते हैं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की पार्टी बनी धरने में, वरना सूबा सरहद की सीटों के अलावा KPK की सीटों के अलावा उनके पास सिर्फ एक सीट थी शफकत महमूद की, उसमें भी लोग 1300 बातें करते हैं। बाकी सरवर की पहले सीट थी और राव साहब की पहले सीट थी, इमरान खान पहले मेंबर थे, एक मेंबर आया सिर्फ पंजाब में और एक असद उमर आए हैं इस्लामाबाद से। आप समझते हैं कि पंजाब में इस वक्त मकबूलियत है क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन है, मेट्रो बस है, बाकी चीजें, डिज्नी लैंड अब तो अनाउंस हुआ है पंजाब में, आप समझते हैं कि मकबूल है इस वक्त पंजाब में PMLN? आप जल्द सुनेंगे लाहौर में हॉलीवुड न बनेगा और भी बहुत सारी चीजें बनेगी, मैं कहना नहीं चाहता लाइव प्रोग्राम में। असल मसला यह है कि लाहौर पाकिस्तान नहीं है। लाहौर जब बदलता है ना, तो मैंने लाहौर को आंखों में खून भी देखा है, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैंने वो दौर भी देखा है कि जब लोग जुलूस निकालते थे खिजर हयात के खिलाफ, इधर से लक्ष्मी चौक से निकला और भंगी वाली तोप पे पहुंचा, और जुलूस तारीखी खिजर हयात के खिलाफ था और भंगी वाली तोप पे पहुंचा और उसने कहा ताज़ा खबर आई है, खिजर हमारा भाई है। छोड़े लाहौर की इस सियासत को, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जब बदलता है तो इस तरह बदलता है कि पता लग जाता है कैसे बदलता है। कराची की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? कल के इस वाक़े के बाद जैसे हमने सुना था कि चौधरी निसार साहब ने CM सिंध को फोन किया और कहा कि बाहिमी मुफाहमत से रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हल किया जाए। इस वक्त फिर तौसी हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े खुले दिल से दस्तखत नहीं करते हैं, खुले दिल से ये इख्तियारात नहीं दिए जाते कराची में। आपका तज्जिया क्या कहता है? सर, उनमें इतना तपड़ नहीं रह गया, मैंने आपको बताया, ज़ाहिर बलोच पकड़ा गया है, शेख मोहम्मद अली भी तलू हो जाएगा, लोग जैसे आप एंकर बता रहे हैं, हाजी अरून भी हो जाएगा, और मुर्तजा भुट्टो का केस है, बेनज़ीर शहीद का केस है, जफर बलोच का केस है, शेख खालिद शहनशाह का केस है, बिलाल शेख का केस है, ये सारे जिंदा केस हैं। ये तो हुकूमत सिंध की बात हुई ना शेख साहब, ये तो हुकूमत सिंध की बात हुई। MQM के बारे में क्या कहेंगे? उनको तो फायदा हुआ है, कल हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी पेशी थी लंदन में, उसका हाल आपके सामने है। बल्दियाती इंतखाबात चुका था कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा, और बल्दियाती इंतखाबात में जो इनको कामयाबी मिली है, देखें बल्दियाती के बारे में भी देखें ना, एक महाजर के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, ऊपर से इलेक्शन आ जाता है। ये सादा लोग हैं, इनको समझ नहीं है, हमारे मौजूदा जो मुख्तदर हल्के हैं वो कोई इतनी सियासी अप्रोच नहीं रखते, सीधे एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन है। महाजर के लिए कोई मुतबादल सोच नहीं है, महाजर MQM को वोट देगा। मैं कह रहा था कि ये 80-90% वोट जो है 90-95% भी ले जा सकते हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, फिर कहते थे आपकी पेशन गोइयां गलत होती हैं। ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस है जो टोटली गलत भी हो सकता था।
क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बिफोर टाइम कर देता हूं पॉलिटिकल एनालिसिस और लोग उसको पेशन गोइयों में ले जाते हैं। सर क्या कहेंगे, बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब इख्तियारात के लिए सरगर्म नजर आती है मुत्तहदा। कहना यह है कि उनको वोट तो मिले, बल्दियाती इंतखाबात वो जीत भी गए, लेकिन अभी तक हल्फ नहीं उठाया है मेयर ऑफ कराची ने। देखें, ये ऐसे ही दूध में मेंगने डालने वाली बात है सिंध हुकूमत के। उनको इख्तियारात भी मिलेंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे और वो मेयर भी बन जाएंगे। आप रास्ता एक नाजायज तरीके से रोक रहे हैं। झूठी हुकूमतें और लोगों को झोंपड़ी के तिनके नहीं दे सकती, फिर असम्बलियों में कहते हैं मैंने ये दिया और मैंने ये दिया और मैंने ये किया। हम पैदा हुए इनको वोट देने के लिए। ये गैंग ऑफ 5 विद देयर 30 किड्स, इनके मुंह से जो निकलता है वो हमें मिलता है, अपने बच्चों में बांटते हैं, हमारे बच्चों को डांटते हैं। चल दफा हो, अपना बच्चा रोए तो इनके सर में, अब मैं क्या करूं, ये अपना बच्चा रोए तो इनके दिल में दर्द होती है, पड़ोसी का बच्चा रोए तो इनके सर में दर्द होती है। कहते हैं चुप रहा है, क्या मसला बनाया हुआ है। एक आम तजिया ये भी है शेख साहब के, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में, इट्स नॉट एन ईजी कंट्री टू गवर्न और टू मैनेज। हम जहां बहुत सारी कमियों की, कोताहियों की बात करते हैं, अगर मैं आपसे तजिया लूं एज ए सियासी वर्कर, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कोई एक कामयाबी, आप समझते हैं कि कोई एक मैटर उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया हो, वो आपकी नज़र में क्या होगी? अगर आपकी नज़र में है तो मुझे बताए, मैं हाँ और ना में जवाब दे दूंगा। अगर क्विज का इंटरव्यू है तो मुझे तो कुछ नहीं नजर आता जी। मैं तो बिल्कुल दयानतदारी से समझता हूं कि कोई ऐसी चीज देखे ना, पेट्रोल, मैंने आज करारदाद दे के आया हूं कि खुदा के लिए 40 रुपए का कर दो। आपको आलू नजर आ रहे हैं 5 रुपए के, और जो सारा माल अंदर कर रहे हैं आप पेट्रोल का। आज मैं PIA की नचकारी और उसके 3 आदमियों की शहादत पे भी असम्बली में करारदाद दे के आए हूं, तहरीक अल्तवा। तो अब क्या करें बताएं, असम्बली में जाते हैं स्पीकर बंद है, बाहर आते हैं जलसे आजकल इतने महंगे हैं कि करने की गुंजाइश नहीं। आज आके टीवी पे ही रोना रोते हैं कि यार शाम गरीबा मनाते हैं कि जुल्म हो गया, दहशतगर्दी है, नाकाम है, नालायक हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ आके फीते काटते हैं, कोई फीता कामयाब नहीं हुआ। नंदीपुर आपके सामने है, क्या हाल है उसका। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। आपने मीडिया का इस्तेमाल किया, हमें उम्मीद है कि आपकी बात, आपका तज्जिया लोगों तक पहुंचे। आपकी आमद का, आपके यहाँ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आज के इस डिस्कशन के हवाले से अगर आपके कमेंट्स और फीडबैक को जरूर मुझे भेजिए ऑन ट्विटर @सिद्रा इकबाल, लाइकवाइज ऑन फेसबुक facebook.com/sidraiqbal.official। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।